हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 27 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एडियम्स एंड फ्रेजेस। तो एडियम्स एंड फ्रेजेस आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल टॉपिक है वंस अगेन इंग्लिश का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की जो आपको ज़रूरत पड़ती है वो ये है कि प्रायर नॉलेज आपको थोड़ा होना चाहिए। एडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एडियम्स एंड फ्रेजेस को अगर हम हिंदी में बात करें तो नथिंग बट मुहावरे। तो जैसे हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में एडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। कुछ एडियम्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं। तो वो सारी जो चीज़ें जो इंग्लिश में होती हैं ना, वो सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और कैसे सेंटेंसेस में उसको यूज़ किया जाता है और क्या तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये ओवरऑल जो टॉपिक है काफ़ी सिंपल एंड सिंपलिस्टिक टॉपिक है। ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे जो मुहावरे होते हैं इंग्लिश में उनको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। और आज के दिन में हम 20 क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं टोटल। तो टोटल 20 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। एंड ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatesstudio.in के ऊपर, जो कि हमारा वेबसाइट है। वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज सारे अपडेट्स सब कुछ आपको यहीं पे मिलता रहेगा। और अभी भी हमारा एक अच्छा खासा लेक्चर, अभी भी 15 to 20 लेक्चर्स और भी पेंडिंग आउट हैं, जिसको हम कवर आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आया होता कि सर और कितना लेक्चर्स पेंडिंग है, तो अराउंड 15 to 20 लेक्चर्स और भी हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखना। और नोट्स एंड वर्कशीट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से ज्वाइन इन कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। एडियम्स मैंने आपको बता दिया। एडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं मुहावरे होते हैं, या फिर कोई फ्रेज़ होता है जिसका हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उसके मीनिंग से रिलेटेड होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको बताना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अब यहाँ पे हमारे पास में एक इडियम है, ओके, दिस इज़ एन इडियम, और इसका हमको मीनिंग बताना है। टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? टू बी बॉर्न इन अ रिच होम, टू बी बॉर्न इन अ ज्वेलर्स होम, टू बी फेड मिल्क विथ अ सिल्वर स्पून, टू बी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। तो ये देखो, हमेशा हमने ये फ्रेज़ को सुना है कि सिल्वर स्पून के साथ में ये तो इंसान पैदा हुआ है, सिल्वर स्पून के साथ पैदा। तो जब हम सिल्वर स्पून, ये जो फ्रेज़ है, इसको हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली ये जो फ्रेज़ है हमारे पास में सिल्वर स्पून वाला, इसका हम यूज़ कब करते हैं? जब एक पर्सन बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ओके, टू बी बॉर्न इन अ रिच होम, ठीक है। तो अगर आप रिच फैमिली में कोई पैदा हुआ है, अगर आप पैदा हुए या कोई, तो हम मोस्टली ये जो फ्रेज़ है इसको यूज़ करते हैं, सिल्वर स्पून वाला, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक हार्ड नट है क्रैक करने को। तो ये फ्रेज़ कब यूज़ कर, ये इडियम कब यूज़ किया जाता है? तो डिफ़िकल्ट थिंग्स रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व एफर्टलेसली, या कॉस्टली थिंग्स नीड केयरफुल हैंडलिंग। तो इसका सही मीनिंग क्या हो सकता है? देखो, अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका सिंपल सा मीनिंग है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। यहाँ पे हार्ड नट का यहाँ पे मीनिंग हो रहा है एक प्रॉब्लम से, ठीक है। इट इज़ ट्राइंग टू मीन अ प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओके, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे ये फ्रेज़ को यूज़ करते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या है यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस। ये जो हमारा टॉपिक है काफ़ी सिंपल टॉपिक है, और हम ट्राई करेंगे, ओके, हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपको ना जस्ट एक दो दिन में हम आपको एक वर्कशीट, या फिर हम वर्कशीट नहीं, एक कंप्लीट शीट प्रोवाइड कर दें, ओके। दैट विल नॉट बी एन वर्कशीट बट अ शीट, जहाँ पे सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारे तो नहीं पॉसिबल है बट जितने भी पॉसिबल होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो हम आपको लिख के दे देते हैं। मतलब आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे मोस्टली, ओके, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, और आप उसको देन पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, रिविजन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? समथिंग रिपीटेड ऑफन, consuming food, to survive without saving, hitting someone by hand on the mouth।
तो इसका सही मीनिंग जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, टू सर्वाइव विदाउट सेविंग। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मीनिंग होता है कि एक पर्सन के पास में इतना भी पैसा नहीं बचा है या इतना भी फूड नहीं बचा है कि वो सर्वाइव कर सके, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। ओके, टू सर्वाइव विदाउट सेविंग मतलब कि कुछ भी पैसा, कुछ भी वेल्थ किसी के पास में नहीं बचा है, देन वी यूज़ दिस फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम meaning of the phrase, when playing the clarinet Jerry is all thumbs। ओके, यहाँ पे एक हमारे पास में फ्रेज है, मतलब when playing the clarinet Jerry is all thumbs। तो ये all thumbs का मीनिंग क्या होगा वो हमको बताना है। परफंक्ट्री, डांसिंग, एन एक्सपर्ट या फिर क्लमजी। तो ऑल थम्स ये जो फ्रेज है ना हमारे पास में, एक हम उसको बोलते हैं फ्रेजल, लाइक दिस इज एन फ्रेजल वर्ब या फिर ऑल थम्स। तो अब ऑल थम्स का जब भी यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं ये फ्रेज़ को, तो इसका मीनिंग होता है क्लमजी। ओके, इसका मीनिंग होता है क्लमजी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हमारा बनेगा। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई यूज़ कर रहा है ये वर्ड को कि ऑल थम्स, तो ऑल थम्स का मीनिंग हमेशा यहाँ पे क्या बनता है, दैट इज़ क्लमजी। ठीक है, ओके, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, यस और नो। और क्लमजी देखो, अगर मैं क्लमजी का मीनिंग भी बताऊं आपको, तो क्लमजी का मीनिंग होता है लाइक एन एमेच्योर। ओके, तो कोई अगर एमेच्योर पर्सन है तो उसको हम बोलते हैं, मतलब कि कोई फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा है या फिर मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा शाई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सहमा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं कि क्लमजी या ऑल थम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। A leopard can't change his spots. A leopard can't change his spots. तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? You cannot change who you are, an unreliable person, a very small part of something big or whole, one who causes damage। तो इसका मीनिंग, राइट मीनिंग है कि ऑप्शन ए। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट मीनिंग। अ लेपर्ड कान चेंज स्पॉट्स, मतलब कि वो अपने जो स्पॉट्स होते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मीनिंग है कि यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, मतलब आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, जैसे आप दिखते हो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, टू ड्राइव होम। अब टू ड्राइव होम इसका मीनिंग क्या होगा? टू फाइंड वंस रूट्स, टू रिटर्न टू अ प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, टू एम्फसाइज। देखो यहाँ पे जो हमारे पास में फ्रेज है टू ड्राइव होम, इसका मीनिंग होता है टू एम्फसाइज, मतलब कि कोई चीज़ को एलाबरेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना। ओके, इन एलाबरेटिव फॉर्म, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन टू एम्फसाइज। ओके, इसका मीनिंग, तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है टू ड्राइव होम, इसको हम यूज़ करते हैं टू एम्फसाइज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, द टीम पुट देयर प्लान इनटू एग्जीक्यूशन द वेरी नेक्स्ट डे। इसमें प्लान इनटू एग्जीक्यूशन का मीनिंग बताना है हमको। ठीक है, द टीम पुट देयर प्लान इनटू एग्जीक्यूशन द वेरी नेक्स्ट डे। पुट इनटू एग्जीक्यूशन, प्रपोज्ड अ प्लान, डिस्कस देयर प्लान, स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अ प्लान, स्टार्टेड कैरिंग आउट देयर प्लान। तो पुट इनटू एग्जीक्यूशन बोला है, देखो यहाँ पे, सॉरी, प्लान इनटू, पुट देयर प्लान इनटू एग्जीक्यूशन, तो प्लान इनटू एग्जीक्यूशन, तो प्रपोज अ प्लान नहीं होता है, डिस्कस द प्लान ये भी नहीं होता, स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्लान, नो, ऑप्शन डी विल बी द राइट, स्टार्टेड कैरिंग आउट देयर प्लान। तो प्लान इनटू एग्जीक्यूशन मतलब कि प्लान को एग्जीक्यूशन में चेंज कर दिया है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप सो वी आर गोइंग वेरी इजी पीजी काइंड ऑफ एन ये टॉपिक है। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इज़ कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग पता होना चाहिए। सो यू कैन डू थिंग्स लाइक कि आप रीड कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो फाइंड करने के लिए, और एल्स विल बी ट्राइंग टू प्रोवाइड यू लिस्ट ऑफ द इडियम्स एंड द फ्रेजेस सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड दैट, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी बन जाए। मिसेज नायक opened the discussion on the alarming rate of poverty in India. Okay, Mrs. Naik opened the discussion on the alarming rate of the poverty in India. इसका meaning क्या होगा open the discussion का? Started the discussion, gave her opinion in the discussion, did not agree on the discussion, welcome the people to the discussion। तो इसका right answer होगा option A, started the discussion। open the discussion का meaning होता है, open का meaning होता है started। okay, तो open the discussion का meaning है started the discussion। ठीक है, next moving on to the 9th one। The course of events made it necessary for Joseph to start working। कोर्स ऑफ इवेंट का मीनिंग बताना है। ओके, कोर्स ऑफ इवेंट का मीनिंग बताना, इवेंट्स दैट वर प्लान्ड, लॉन्ग लिस्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, द वे थिंग्स हैपन, नेचर ऑफ इवेंट्स दैट फॉलोड आफ्टर जोसेफ जॉइंट वर्क। ओके,
सो यहाँ पे जो राइट मीनिंग है दैट विल बी ऑप्शन सी, द वे थिंग्स हैपेंड. ओके, कोर्स ऑफ इवेंट ओके मेड इट नेसेसरी फॉर जोसेफ टू स्टार्ट वर्किंग. कोर्स ऑफ इवेंट का यहाँ पे राइट मीनिंग होता है, और एनीवेयर राइट मीनिंग इज द वे थिंग्स हैव हैपेंड, मतलब कि कौन से तरीके से चीज़ें हुई हैं ओके इन एन ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज एन कोर्स ऑफ इवेंट्स. ओके, नेक्स्ट, टू बी अबाव बोर्ड. ओके, टू बी अबाव बोर्ड इसका मीनिंग क्या होगा? टू हैव गुड हाइट, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, टू हैव नो डेट्स, टू ट्राई टू बी ब्यूटिफुल. ओके, तो इसका राइट मीनिंग जो है टू बी अबाव बोर्ड का मीनिंग होता है टू बी ऑनेस्ट. ओके, एक पर्सन जो कि ऑनेस्ट होता है डिसीजन में या फिर उसकी बातों में, उसको हम बोलते हैं टू बी अबाव बोर्ड. सो अ पर्सन इज अबाव बोर्ड. ओके, दैट मीन्स ही इज अ रियली ऑनेस्ट पर्सन इन एनी लाइक इन एनीथिंग दैट इज. यहाँ पे एनी बिजनेस डील हम कंसिडर करें, बट इट कैन बी फॉर एनी अनदर पर्पज एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन बिकॉज ऑफ द पैंडमिक डिजीज़. तो यहाँ पे हमारे पास में एक फ्रेज़ दिया गया है, इसके लिए हमको एक इडियम ढूंढने की ज़रूरत है. यहाँ पे थ्रोन आउट ऑफ गियर, हार्प्स ऑन द सेम स्ट्रिंग, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, स्वैलोइंग अ बिटर पिल. तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखो, फेसिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन जो कि मतलब कि हमारे लिए अनुकूल नहीं है, मतलब कि इट इज़ नॉट एन प्रॉपर सिचुएशन. ओके, सो इसके लिए होगा स्वैलोइंग अ बिटर पिल. ओके, स्वैलोइंग अ बिटर पिल दैट मीन्स कि थिंग्स जो कि सही नहीं है बट फिर भी हम उसको मतलब एक तरीके से सह रहे हैं, हम उसके थ्रू मतलब गुजर रहे हैं, वी आर फेसिंग इट ऑन. सो दैट इज विल बी द राइट. सो स्वैलोइंग अ बिटर पिल विल बी द राइट इडियम फॉर फेसिंग एन अनप्लेजेंट सिचुएशन. ठीक है, 12th one, students have to face the risk in order to attain success in the civil service exams. तो यहाँ पे to face risk का right idiom क्या होगा? To bell the cat, to nip the bird, to take one to task, a hard nut to crack. The right answer to this will be option A, to bell the cat. Okay, to bell the cat, देखो हमने कहावत हिंदी में भी सुनी होगी कि बिल्ली की गले में घंटी बांधना, सुना होगा. तो इसका मीनिंग ये होता है कि इट इज़ वेरी हार्ड. ओके, इट इज़ अ रिस्की जॉब टू टाई अ बेल अराउंड द नेक ऑफ अ कैट. ओके, एक कैट के नेक में बेल बांधना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है बिकॉज वो अलाउ नहीं करता है जल्दी. सो इट इज़ अ सिमिलर थिंग टू दैट मीन्स इट इज़ अ रिस्की थिंग. सो सिमिलरली टू फेस द रिस्क को यहाँ पे मीनिंग होगा टू बेल द कैट. ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स. तो यहाँ से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फाइंड करना हमको सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का. मिस एन अपॉर्चुनिटी, स्पीक रैशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली, अ सीक्रेट और हिडन एडवांटेज, अ पर्सन who can be trusted to do something efficiently. देखो, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मीनिंग यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, मतलब कि एक पर्सन को आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज ही इज एफिशिएंट इन हिज टास्क. तो आप उसको बोल सकते हो सेफ, ही इज अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स. ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, बैग एंड बैगेज. तो बैग एंड बैगेज का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? विथ बर्डन, विदाउट एनी एम, विदाउट हैप्पीनेस, विथ ऑल ऑफ वंस पोजेशंस. तो इसका राइट मीनिंग है ऑप्शन डी, दैट इज़ द राइट मीनिंग. देखो, हम लोग कभी कभी सेंटेंस में इसको यूज़ करते होंगे या फिर स्कूल वगैरह में भी मोस्टली टीचर्स लोग ने कभी ना कभी कि कम आउटसाइड द क्लास विथ ऑल योर बैग एंड बैगेज. तो जब इसका मीनिंग होता है दैट मीन्स विथ ऑल द पोजेशन, मतलब कि आपके पास जो भी चीज़ें सब कुछ के साथ में बाहर आओ. तो this is the right meaning for this idiom, bag and baggage. Select the most appropriate meaning of the given idiom, a stumbling block. Okay, a stumbling block का meaning क्या होगा? Removing stones on the way, putting stones along the way, an obstacle to progress, skipping over a hurdle. Okay, so the right meaning for this one will be option C, an obstacle to progress, a stumbling block. Okay, like for example, this exam is a stumbling block in the path of my career. Okay, सो स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस. तो एक प्रोग्रेस करने के लिए कोई चीज़ को अगर बीच में आपके आड़े आ रही है, कोई चीज़ आपके बीच में आ रही है, सो दैट इज़ एन स्टम्बलिंग ब्लॉक, दैट मीन्स दैट इज़ एन ऑब्स्टिकल फॉर यू टू प्रोग्रेस. तो उस ऑब्स्टिकल को जब आप क्रॉस करोगे देन यू विल प्रोग्रेस. सो दैट इज़ व्हाट दिस
idiom over here is trying to mean a stumbling block. ठीक है. 16th, यहाँ पे भी सेम है, आपको मीनिंग बताना है. रोज कलर्ड ग्लासेस. तो रोज कलर्ड ग्लासेस का मीनिंग क्या होगा? अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एन आउटडेटेड एटीट्यूड, अ बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो इसका राइट मीनिंग जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, रोज कलर्ड ग्लासेस. देखो रोज कलर्ड ग्लासेस मतलब कि ब्यूटीफुल कलर्ड ग्लासेस. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ. तो लाइफ के ऊपर एक पॉजिटिव आउटलुक रखने वाला इंसान अगर कोई है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ही इज एन दिस पर्सन सीज हिज लाइफ विद द रोज कलर्ड ग्लासेस. दैट मीन्स कि वो अपने लाइफ को बहुत ही पॉजिटिवली देखता है. ओके, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट कि रोज कलर्ड ग्लासेस अगर कहीं यूज़ हो रहा है सो दैट मीन्स कि अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ. नेक्स्ट, टू पिक होल्स, टू फाइंड सम रीजन टू क्वारल, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू क्रिटिसाइज समवन, टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम. टू पिक होल्स मतलब कि होल्स को पिक करना यहाँ पे देखो है. सो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? टू फाइंड सम, इसका मीनिंग होगा ऑप्शन सी, टू क्रिटिसाइज समवन. ओके, टू क्रिटिसाइज समवन. टू पिक होल्स मतलब कि किसी मतलब एक तरीके से जो कमियां हैं उसको पकड़ो और उसके ऊपर मतलब बात करो. ओके, दैट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन. ओके, किसी में कोई कमी है अगर कुछ है तो उसको लेके उसी के ऊपर बात करते रहो कि वो जो फॉल्टीनेस है उसके ऊपर बात करो ज़्यादा ताकि मतलब कोई पर्सन क्रिटिसाइज हो. सो this would be the right meaning for this idiom. Next one, to play second fiddle. Okay, to play second fiddle, to be happy, cheerful and healthy, to reduce importance of one's senior, to support the role and view of another person, to do back seat driving. Okay, इसका right meaning होगा option C, to support the role and view of another person. तो when we support the role and view of another person, it is said as to play second fiddle. Okay, the right meaning, okay, to play second fiddle अगर ये idiom कहीं यूज होता है that means कि there is a person who is supporting the role and the view of another person. किसी और person का support करना और उसके views का respect करना और उसके views को support करना को हम बोलते हैं to play second fiddle. To leave someone in the lurch. Okay, to leave someone in the lurch, to compromise with someone, constant source of annoyance to someone, to put someone at ease, to desert someone in his difficulties. Okay, so इसका meaning, right meaning क्या हो सकता है यहाँ पे? So the right meaning for this will be option D. Okay, option D will be the right meaning for this. To desert someone in his difficulties. Okay, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़ इसका राइट मीनिंग होगा. ठीक है, अब डेजर्ट का मीनिंग देखो लास्ट क्लास में बताया था एक बार मैंने आपको कि अनयूज्ड मतलब कि काइंड ऑफ एन और लीव फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, द बेटर वर्ड विल बी लीव. ओके, टू लीव समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज़, किसी की डिफ़िकल्टीज़ में उसको छोड़ देना. ओके, तो उसको हम बोलते हैं टू लीव समवन इन द लर्च. Next, to hit the nail right on the head. To hit the nail right on the head. So option इसका right option क्या होगा? To do the right thing, to destroy one's reputation, to announce one's fixed views, to teach someone a lesson. The right option for this will be option A, to do the right thing. Okay, to do the right thing will be the right meaning of this one, this idiom, that to hit the nail राइट ऑन द हेड मतलब कि एक नेल को राइट ऑन द हेड मतलब कि राइट टाइम पे उसके राइट जगह पे वार करना, दैट इज़ नोन एज दिन उसका मीनिंग बनता है यहाँ पे टू डू द राइट थिंग. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस पे थे. ओके, आई होप सो दिस वाज एन इजी एंड अ गुड टॉपिक फॉर यू. ओके, आई होप सो आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे. ओके, कल के दिन में हमारा 28th डे होने वाला है जहाँ पे हम रीजनिंग का लेक्चर देखेंगे, अल्फ़ाबेट एंड रैंकिंग टेस्ट. तो अल्फ़ाबेट एंड रैंकिंग टेस्ट हम देखने वाले हैं. ओके, इट इज़ एन काइंड ऑफ एन सीरीज़ ओनली, बट यहाँ पे थोड़ा सा रैंकिंग वगैरह के हम बारे में बात करेंगे. ओके, सो उसके ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है रीजनिंग का. और आज के नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर. तो QR कोड को स्कैन करके आप जाके ज्वाइन कर सकते हो. और साथ में अगर QR कोड नहीं काम करे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. डाउट्स हो तो कमेंट करना और लाइक शेयर वगैरह कर देना. एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.